हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 25, 26 और 27 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक। तो कहाँ आयोजित हुई है 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक? तो ये 21 मई को इटामार्टी प्लेस ब्रासीलिया में आयोजित की गई है और ब्राजील की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। अभी ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो ब्राजील के पास है, तो ब्राजील की अध्यक्षता में इटामार्टी प्लेस ब्रासीलिया में इसका आयोजन किया गया है 21 मई को। और इसकी थीम अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना रखी गई थी। ठीक है, थीम क्या थी? अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। भारत ने 31 जनवरी 2025 को ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम के तत्वाधान में ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब लॉन्च किया था। ठीक है, और ये ब्रिक्स देशों के लिए अपनी तरह का पहला समर्पित मंच है जिसका उद्देश्य सीमा पार सहयोग को बढ़ाना और सदस्य देशों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। अब भारत ने सभी ब्रिक्स देशों को नीतिगत अंतर्दृष्टि, नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के माध्यम से इस मंच में योगदान देने और इससे लाभ उठाने का निमंत्रण दिया है। इसमें शामिल होने के लिए इनवाइट किया भारत ने। ठीक है, ब्रिक्स स्टार्टअप नॉलेज हब में। ठीक है, और इसको भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी 2025 को ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 के 9वें संस्करण की थीम का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है 2025। ठीक है, तो वो अभी अक्टूबर में होगी, तो उसके लिए थीम का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा। और इसकी थीम क्या होगी? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 की थीम क्या होगी? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, और ये इसका 9वां संस्करण होगा। ठीक है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का आयोजन दूरसंचार विभाग DOT और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 8 से 11 अक्टूबर 2025 तक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन है वो 8 से 11 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2024। ठीक है, तो ये जो थीम अनावरण किया गया थीम का, इसी अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किए गए ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा। ठीक है, तो भारत सरकार की दूरसंचार विभाग द्वारा दूरसंचार नवाचार, दूरसंचार कौशल, दूरसंचार सेवाएं, दूरसंचार विनिर्माण और दूरसंचार अनुप्रयोगों के क्षेत्रों में उनके अनुकरणीय और उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष 5 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, हर साल 5 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार के अंतर्गत। ठीक है, और प्रत्येक पुरस्कार में एक शॉल, प्रशस्ति पत्र, पट्टिका और 2 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 है, ये किन किन को प्रदान किए गए हैं तो देख लेते हैं। तो पहले हैं पराग नाइक, ये संख्या लैब्स के सह संस्थापक है, इनको दिया गया है। दूसरा है निरल नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, इसको प्रदान किया गया है। तीसरा है लेखा वायरलेस बेंगलुरु, इसको दिया गया है। ठीक है, चौथा है प्रोफेसर चंद्र रामभद्र मूर्ति IISc बेंगलुरु, तो इनको दिया गया है। और पांचवा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT को दिया गया है। तो ये 5 पुरस्कार दिए गए। ठीक है, और केंद्रीय मंत्री सिंधिया द्वारा संशोधित संचार मित्र योजना का भी शुभारंभ इस अवसर पर किया गया। ठीक है, संशोधित संचार मित्र योजना। ठीक है, तो दूरसंचार विभाग द्वारा युवाओं पर केंद्रित एक पहल है जिसका उद्देश्य सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए युवा छात्रों की ऊर्जा और क्षमता का दोहन करना है। तो किसकी है? तो ये भारत सरकार का जो दूरसंचार विभाग है उसकी पहल है। ठीक है, संचार मित्र योजना, और इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए युवा छात्रों की ऊर्जा और दक्षता का दोहन करना। इस योजना के तहत संचार मित्र नामक छात्र स्वयंसेवक मोबाइल सुरक्षा, दूरसंचार धोखाधड़ी की रोकथाम और सरकारी डिजिटल पहलों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाएंगे। वे समुदायों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर नागरिकों को दूरसंचार सेवाओं के जिम्मेदार और सुरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करेंगे। ठीक है, तो ये लोगों को डिजिटल अवेयरनेस के बारे में है। ठीक है, संचार मित्र योजना। तो
तो अभी इसको संशोधित किया गया है संचार मित्र योजना को। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों सहित सभी पात्र तकनीकी संस्थानों के छात्रों का चयन दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, साइबर सुरक्षा कार्यक्रमों से किया जाएगा और ये योजना शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर R&D परियोजनाओं और दूरसंचार स्टार्टअप तक पहुंच प्रदान करके कौशल विकास पर भी जोर देती है। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट स्किल डेवलपमेंट भी है। नीति और मानकों के काम में भागीदारी, क्षेत्र सर्वेक्षणों और दूरसंचार विभाग की पहलों में भागीदारी और राष्ट्रीय सम्मेलनों और कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर देती है। ठीक है, तो इसमें जो टॉप पर रहेंगे उनको R&D और दूरसंचार स्टार्टअप तक पहुंच प्रदान की जाएगी। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पे भी उन पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट का अवसर दिया जाएगा उनको, और जो दूरसंचार विभाग की विभिन्न पहलें हैं उनमें भागीदारी का अवसर दिया जाएगा। जो राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं दूरसंचार विभाग द्वारा और जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी भाग लेने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS। ठीक है, तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 26 मई को विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में दुनिया की पहली स्वदेशी रूप से विकसित उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में से एक भारत फोरकास्टिंग सिस्टम BFS को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो एक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम। ठीक है, और ये विश्व की पहली स्वदेशी रूप से विकसित उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में से एक है। ठीक है, और भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा इसको विकसित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा। ये सिस्टम 2022 से प्रायोगिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और अब ये ऑपरेशन के लिए तैयार है। ठीक है, अब ऑपरेशनल किया जाएगा इसको। अभी तक इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था वर्ष 2022 से। ये सिस्टम मानसून ट्रैकिंग, विमानन, चक्रवात और आपदा प्रबंधन, कृषि, जलमार्ग, रक्षा, बाढ़ पूर्वानुमान को बढ़ावा देगा और प्रमुख मंत्रालयों को भी सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, ये अत्याधुनिक प्रणाली भारत के मौसम पूर्वानुमान रिजोल्यूशन को 12 किलोमीटर से बढ़ा करके 6 किलोमीटर तक कर देती है। पहले जो मौसम पूर्वानुमान होते थे वो 12 किलोमीटर के एरिया तक को कवर करते थे, मतलब उसका जो पूर्वानुमान होता था वो 12 किलोमीटर के एरिया के लिए था। ठीक है, उससे कम के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अभी जो 6 किलोमीटर तक का एरिया है उसके लिए भी अलग से पूर्वानुमान जारी किया जाएगा। उसकी सटीकता अब बढ़ गई है। तो 6 किलोमीटर में एक ग्राम पंचायत आ जाती है, लगभग इतना ही एरिया होता है नॉर्मली ग्राम पंचायत का। तो उस पंचायत के आधार पर भी अब मौसम पूर्वानुमान है वो जारी किए जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रणाली भारत के मौसम पूर्वानुमान रिजोल्यूशन को 12 किलोमीटर से बढ़ा करके 6 किलोमीटर कर देती है, जिससे भारत के हर गांव पंचायत स्तर पर को अधिक सटीक और स्थान विशिष्ट पूर्वानुमान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ये प्रणाली चरम मौसम पूर्वानुमानों में सुधार करके फसल हानि और विसंगतियों को कम करने में मदद करेगी और त्रिकोणीय घन अष्टफलकीय ग्रिड मॉडल, ट्रायंगुलर, क्यूबिक, ऑक्टाहेड्रल ग्रिड मॉडल, ठीक है, ये इस मॉडल का नाम है, इसके आधार पर आधारित रियल टाइम मॉडलिंग का उपयोग करके चरम वर्षा के पूर्वानुमानों में 30% सुधार करेगी और कोर जोन में 64% वृद्धि करेगी। ये इसके जो अनुमान है, पूर्वानुमान है, उसमें सटीकता में वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है लिवरपूल विश्वविद्यालय भारत में अपना परिसर स्थापित करने वाला दूसरा ब्रिटिश विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में लिवरपूल विश्वविद्यालय को आशय पत्र लेटर ऑफ इंटेंशन सौंपा। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियम 2023 के तहत आशय पत्र प्राप्त करने वाला दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय है। लिवरपूल विश्वविद्यालय है, लेटर ऑफ इंटेंशन प्राप्त करने वाला दूसरा विश्वविद्यालय है। ठीक है, और ये विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन विनियम 2023 है, इसके अंतर्गत ये लेटर ऑफ इंटेंशन जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल को बेंगलुरु में पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से औपचारिक स्वीकृति मिल गई है। तो ये बेंगलुरु में पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर होगा। ठीक है, बेंगलुरु में स्थापित किया जाने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर होगा। और जो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय है उसको 2023 में UGC से आशय पत्र प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय था। ठीक है, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ये पहला था और लिवरपूल दूसरा है।
और इस साल के अंत तक टोटल 15 विदेशी विश्वविद्यालय हैं वो भारत में अपना परिसर स्थापित करने के लिए आने वाले हैं। अगला है स्वस्ति निवास। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के परिसर में मरीजों और उनके परिजनों के लिए बनाए जाने वाले स्वस्ति निवास का भूमि पूजन किया है। ठीक है, मरीजों और उनके परिजनों के लिए एक बिल्डिंग बनाई जा रही है स्वस्ति निवास, और ये कहाँ बनाई जा रही है? नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नागपुर में। ठीक है, तो उसका भूमि पूजन अमित शाह के द्वारा किया गया। और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU के नागपुर कैंपस के स्थायी परिसर का भूमि पूजन और अस्थायी कैंपस का ई उद्घाटन भी अमित शाह के द्वारा किया गया। ठीक है, तो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नागपुर में। ठीक है, तो इसके लिए भी भूमि पूजन किया गया। अगला है पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 पोर्टल लॉन्च। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पंचायत उन्नति सूचकांक PAI संस्करण 2.0 पर नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला में ये पोर्टल है लॉन्च किया गया। ठीक है, ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखन कार्यशाला थी इसके लिए, तो उसमें इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। PAI एक बहुआयामी मूल्यांकन ढांचा है जिसे पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के साथ संरेखित 9 विषयों में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को ट्रैक करने में सक्षम बनाने के लिए विकसित किया है। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसको विकसित किया गया है। और जो लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके साथ संरेखित 9 विषय हैं जिनमें पंचायतों के प्रदर्शन को ट्रैक किया जाता है। और वो 9 विषय कौन कौन से हैं? गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत, सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और महिला अनुकूल पंचायत। तो ये 9 विषय हैं जिनके आधार पर ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को ट्रैक किया जाता है। PAI संस्करण 1.0 ने बेसलाइन के रूप में काम किया और 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2.16 लाख ग्राम पंचायतों से डेटा कवर किया गया है। अभी ये अप्रैल में जारी किया गया था। ठीक है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 1.0। ठीक है, तो ये अप्रैल में जारी किया गया था। इसमें 2.16 लाख ग्राम पंचायतों को के लिए ये सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, और PAI 1.0 में जो संकेतक थे वो 516 थे और PAI 2.0 में संकेतक 147 होंगे। 72% की कमी है, इसमें कम कर दिए गए हैं। अब 147 ही होंगे, पहले 516 थे, तो ये 72% की कमी इसके संकेतकों में कर दी गई है। और PAI 1.0 में डेटा पॉइंट 794 थे और PAI 2.0 में डेटा पॉइंट 227 होंगे, ये भी कम कर दिए गए हैं। 794 से 227 कर दिए गए हैं और ये 516 से 147 कर दिए गए। नेक्स्ट है आयुष को वैश्विक स्तर पर मुख्य धारा में लाने के लिए भारत तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मध्य पारंपरिक चिकित्सा हस्तक्षेप पर समझौता। तो भारत और WHO के बीच में समझौता हुआ है आयुष के लिए। तो ये समझौता इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन ICHI के तहत एक समर्पित पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल पर काम की शुरुआत का प्रतीक है। इस पहल से आयुष को वैज्ञानिक तरीके से दुनिया भर में अधिकतम लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये समझौता भारत और WHO के बीच में हुआ है पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल पर काम करने के लिए। ICHI है वो WHO के इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज ICD-11 का पूरक है जो बताता है कि कौन से उपचार और स्वास्थ्य हस्तक्षेप किए जाने हैं। ठीक है, तो आयुष के अंतर्गत कौन से उपचार और स्वास्थ्य हस्तक्षेप हैं वो शामिल हैं उनके बारे में ये बताता है। पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल को शामिल करने से पंचकर्म, योग चिकित्सा, यूनानी आहार और सिद्ध प्रक्रियाएं जैसे आयुर्वेद, योग, सिद्ध और यूनानी प्रणालियों से उपचार अब वैश्विक रूप से मानकीकृत शर्तों में मान्यता प्राप्त होंगे। ठीक है, तो उनको ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इसके लिए समझौता हुआ है भारत और WHO के बीच में। अगला है विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट। तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के द्वारा जारी की गई है विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट।
WOAH की स्थापना 1924 में ऑफिस इंटरनेशनल डेस इपिजोटीज के रूप में की गई थी, जिसे 2003 में WOAH नाम दिया गया। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। और इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष मुख्य निष्कर्ष वो क्या क्या है? तो संक्रामक पशु रोग हैं वो नए भौगोलिक क्षेत्रों में फैल रहे हैं, जिनमें से लगभग 47% में जूनोटिक क्षमता है, मतलब पशुओं से इंसान में फैलने की कैपेसिटी उसमें है 47% में, और ये नए क्षेत्रों में फैल रहे हैं। ठीक है। और अफ्रीकी स्वाइन फीवर, एवियन इन्फ्लुएंजा और खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। और जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार का विस्तार है वो रोग प्रसार के प्रमुख कारक माने गए हैं। जो पशुओं के रोग हैं उनके प्रसार के प्रमुख कारक जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार के विस्तार को माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट है एशियन एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन। तो एक इनको प्रदान किया गया है। विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के पूर्व अध्यक्ष आदिल शुमारीवाला, इनको एशियाई एथलेटिक्स संघ कांग्रेस में एशियन एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आदिल शुमारीवाला को एशियन एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से सम्मानित किया गया है। अगला है भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो भारत है अब वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। तो भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है। और 24 मई को नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत अब $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। ठीक है। तो पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जर्मनी है और चौथे पे भारत है। ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट है वो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 30.507 ट्रिलियन डॉलर की है। चाइना की है वो 19.231 ट्रिलियन डॉलर की है। जर्मनी की है वो 4.744 ट्रिलियन डॉलर की है और भारत की है वो 4.187 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ठीक है। इसका जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके आधार पर। ठीक है। जापान को पीछे छोड़ करके भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अमेरिका, चीन और जर्मनी की अर्थव्यवस्थाएं भारत से अब बड़ी हैं। IMF के अनुसार भारत की GDP वर्तमान में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, वर्तमान में भारत की GDP कितनी है? 4.3 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है। और विकास की उच्च दर के कारण भारत की GDP 2028 में 5.50 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगी और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो 2028 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद 2025 तक 30.50 ट्रिलियन डॉलर आंका गया है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन का सकल घरेलू उत्पाद है वो लगभग 19.20 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है। तो भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जापान को पीछे छोड़ करके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। नेक्स्ट है पहली चेरी कार्गो ट्रेन। तो कहां से कहां तक चलाई जाएगी? तो जम्मू रेलवे डिवीजन द्वारा 3 जून को पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू और कश्मीर से मुंबई तक चलाई जाएगी। जम्मू के कटरा स्टेशन से मुंबई के बांद्रा स्टेशन तक चलाई जाएगी। ठीक है। तो चेरी है वो पेरिसेबल प्रोडक्ट है, जल्दी खराब होने वाले फल है, तो उसके लिए एक ट्रेन चलाई जाएगी डेडिकेटेड, जम्मू के कटरा स्टेशन से मुंबई के बांद्रा स्टेशन तक चलाई जाएगी और इसमें 24 टन माल ले जाया जाएगा। टोटल 24 टन माल इसमें भेजा जाएगा। अगला है पाल्मे और पुरस्कार। तो किनको प्रदान किया गया है? 78वें कान फिल्म महोत्सव में ईरानी फिल्म निर्माता जफर पनाही की फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट को पाल्मे और पुरस्कार मिला है। और ये किसकी फिल्म है? ईरानी फिल्म निर्माता है जफर पनाही। तो जफर पनाही की फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट को पाल्मे और पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है विकास सिंह। तो ये चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष का चुनाव चौथी बार इन्होंने जीता है, विकास सिंह ने। और ये 2005 से 8 के दौरान भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? विकास सिंह। और ये चौथी बार लगातार इन्होंने चुनाव जीता है।
नेक्स्ट है कछुआ संरक्षण के लिए नागशंकर मंदिर मॉडल। विश्व कछुआ दिवस 23 मई पर असम में नागशंकर मंदिर को आधिकारिक तौर पर कछुआ संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर घोषित किया गया है। तो नागशंकर मंदिर कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है, तो उसको विश्व कछुआ दिवस 23 मई पर कछुआ संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर घोषित किया गया है। नागशंकर मंदिर है वो असम के विश्वनाथ जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। कहाँ स्थित है? तो असम के विश्वनाथ जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण नागका के राजा नरशंकर ने 4वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर परिसर में एक बड़ा तालाब है जिसमें दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजातियों के 250 से 300 कछुए हैं। ठीक है, इन प्रजातियों में ब्लैक सॉफ्टटेल, इंडियन सॉफ्टटेल और मलायन सॉफ्टटेल शामिल है। ठीक है, तो ये कछुए की दुर्लभ प्रजातियां हैं। इनके 250-300 कछुए इस मंदिर के तालाब में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कुसमैनी। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने कुसमैनी। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? कुसमैनी है। ठीक है, तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स है, ये मोटर स्पोर्ट्स है एक। ठीक है, तो इसमें फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं कुसमैनी। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा। पोलैंड के चोर्जो में जानुस कुसोसिंस्की मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, 84.14 मीटर भाला फेंक करके। ठीक है, और जर्मनी के जो जूलियन वेबर हैं वो पहले स्थान पर रहे हैं, और अभी इन्होंने दोहा में 90 मीटर से ज्यादा भाला फेंका था, उसमें भी दूसरे स्थान पर रहे थे, और पहले स्थान पर जूलियन वेबर ही उसमें थे। ठीक है, तो जूलियन वेबर ने 86.12 मीटर की दूरी तक भाला फेंक करके पहला स्थान हासिल किया, और नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया। इन्होंने 84.14 मीटर भाला फेंका है। नेक्स्ट है ASTAF सेपक टकरा एशियन कप 2025। तो ये मलेशिया में आयोजित किया गया था, और भारत ने इसमें कुल 3 पदक जीते हैं। ठीक है, और जो सेपक टकरा का विश्व कप हुआ था वो बिहार में, उसमें गोल्ड मेडल भारत ने जीता था। ठीक है, उसका गोल्ड मेडल भारत ने जीता था। और अभी इसमें जो एशियन कप हुआ है, तो उसमें भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं, तीनों कांस्य हैं। ठीक है, तो टोटल मेडल टैली है भारत की 3 पदक। ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।